अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से गुज़िश्ता हफ़्ता ख़ास अहमियत का हामिल रहा, जहां पर हमने देखा कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट की सीट जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद इमरान खान साहब का एक बोल्ड डिसीजन जहां पर उन्होंने एतमाद का वोट लेने की बात की। एतमाद का वोट उन्होंने ऐवान से हासिल किया, एक बड़ी तादाद में वोट उन्होंने हासिल किए और उसके बाद अब वो एतमाद ऐवान का हासिल कर चुके हैं। लेकिन तमाम तर नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं अब इसके बाद आगे क्या टारगेट्स हैं, PDM के क्या टारगेट्स हैं और हुकूमत ने किस तरह से उन तमाम तर चीज़ों को काउंटर करना है। इस वक्त तमाम तर मामलात ये चल रहे हैं जहाँ पर अब तमाम नज़रें मरकूज़ हैं कि चेयरमैन सेनेट किसका होगा। यकीनन PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे जो अब तक लग रहा है, लेकिन हतमी तौर पर ऐलान होना बाकी है। सादिक संजरानी साहब हुकूमती उम्मीदवार रहेंगे। माजी में भी उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया, लेकिन वो ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुए जितनी तादाद नहीं थी। किस तरह से कामयाब हुए कोई नहीं जानता, लेकिन अब दोबारा से लॉबिंग की जा रही है कि सादिक संजरानी साहब हुकूमती उम्मीदवार हैं, उनको कामयाब किया जाए। दूसरी जानिब आज PDM का अहम इजलास जहाँ पर ये हतमी तौर पर चीज़ें तय होना है, बाकायदा नाम अनाउंस होना है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं कि जो अब जो लॉन्ग मार्च था जो हुकूमत के ख़िलाफ़ करना है अपोजिशन ने, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। मुख्तलिफ तजावीज़ के मुताबिक वो कराची से शुरू होगा, अवामी इज्तिमा की शक्ल में शुरू होगा और फिर 30 मार्च तक कहा जा रहा है कि तमाम तर काफ़िले मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर अभी हतमी तौर पर PDM का ऐलान होना बाकी है। इसके अलावा एक और जो सूरत हमने देखी पार्लियामान के बाहर, जहाँ पर हमने देखा कि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं को जिस तरह से उनका घिराव किया गया, जहाँ तक जूते उछाले गए, धक्कम पेल हुई, ये तमाम तर मामलात हमने देखे। उस पर बड़े सख्त बयानात मरीम साहिबा के हैं कि वो इसका बदला लेने की बात कर रही हैं और यकीनन किसी भी हल्के ने इस सारे मामले को अप्रिशिएट नहीं किया। जिस तरह से जो कोई मामला हमने देखा कि नून लीग के रहनुमाओं के साथ हुआ, चाहे उसमें जिसकी गलती थी, कौन गलत था कौन सही था, लेकिन यकीनन ये तमाम तर चीज़ें ठीक नहीं थी। जहाँ पर एक तरफ ये सेनेट चेयरमैन का मामला है और उसके लिए तैयारियां हैं, फिर अपोजिशन जो कि एक फतह हासिल करने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट की शक्ल में काफ़ी पम्प्ड अप, काफ़ी चार्ज नज़र आती है। हमजा शहबाज साहब हमें मैदान में दोबारा नज़र आ रहे हैं। वहीं पर हम देख रहे हैं कि ये मामला सिर्फ अब यहाँ तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अब पंजाब से भी सवाल उठ रहे हैं और ख़बरें आ रही हैं कि आया पंजाब में इमरान खान साहब आया कोई ख़ुद तब्दीली करेंगे, बुज़दार साहब को हटाएंगे। परवेज़ इलाही साहब भी इस दौड़ में शामिल हैं कि उनको वज़ारत आला मिले, और उसके साथ साथ क्या इमरान खान साहब किसी और को लाएंगे, कोई अदम एतमाद है, कौन से लोग नून लीग के साथ राब्ते में हैं। तो पंजाब पर भी ये बातें और मामलात चलना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इस वक्त यकीनन रिसीविंग एंड पे है, काउंटर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक कर पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। मैं चाहूँगा इसी सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और अनीक नाजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले सर, जो एक सेटबैक हुकूमत के लिए कि गिलानी साहब सीट जीत गए, फिर लोगों से एतमाद का वोट कैसे लिया गया, इस पर मुख्तलिफ बयानात, फिर कितने वोट हासिल किए गए, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जी ये सारा मामला ठीक नहीं है, जितने वोट बताए जा रहे हैं उतने वोट हासिल ही नहीं किए जा सकते। कैसे आप देखते हैं इस सारी सिचुएशन को, और अब क्या जायज़ है अपोजिशन का चार्ज अप होना और कुछ वाकई टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत? देखिए, हुकूमत को तो टफ टाइम मुस्तकिल दे रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन ने हुकूमत को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रखा है 2.5 साल से मुस्तकिल। हुकूमत कोई काम ही नहीं कर पाई है, ना फॉरेन पॉलिसी पे काम कर पाई है, ना इंटीरियर पॉलिसी पे काम कर पाई है, ना इकनॉमी पे, ना रिफॉर्म्स पे। मतलब कोई काम वो जो उन्होंने वादे किए थे 100 दिन में, वो 1 साल में भी नहीं कर पाए, वो 2 साल में भी नहीं कर पाए, वो 2.5 साल में नहीं कर पाए। मेरे शहर में एक ग्रीन लाइन नवाज शरीफ साहब छोड़ गए थे, दौरा किया, 27 से 40 किलोमीटर का वो है बस रूट है, एलिवेटेड, बहुत अच्छा है, सुरजानी से लेकर किमाड़ी तक, टावर तक। वो जहाँ छोड़ा था वहीं पड़ा हुआ है। K4 पानी का मंसूबा वो नहीं हो पाया। लाहौर की आप हालत देख रहे हैं, कचरा वहाँ तक पहुँच गया, कराची का कचरा वहाँ तक पहुँच गया है। KPK में कहते हैं बहुत आइडियल सिचुएशन है, नहीं है। गुर्बत वहाँ बहुत बड़ी है, वहाँ तालीमी इदारों में इंतहा पसंदी बहुत बड़ी है, वहाँ तालीमी इदारों में मयार बहुत कम हुआ है, बहुत बुरी। पुलिस का मसला, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है,
तो कोई नहीं कर पाया। टफ टाइम तो उनको ऑलरेडी मिल रहा था, अभी सेनेट के इंतखाबात ने उनको ज़्यादा टफ टाइम दे दिया। सिंध से एक सीट वो एक्स्ट्रा ले गए पीपल्स पार्टी वाले, सेनेट से, कौमी असम्बली से सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि गिलानी साहब जीत गए। उन गिलानी साहब की जीत में 16 अफराद मुलविस थे, जिन्हें दागी कहा, गद्दार कहा, ज़मीर फरोज कहा, बिकाऊ माल कहा। फिर अगले रोज़ सुबह उसी बिकाऊ माल के पैरों में बैठे हुए थे, उनको राम कर रहे थे, उनको राज़ी कर रहे थे या उनको कंडे बंद कर रहे थे। तो उनसे वोट लेके जीत गया बकौल शेख रशीद के कि अगर इनको हम निकाल दें तो हमारी हुकूमत गिर जाए। हुकूमत कहाँ गिरेगी? आपको याद होगा नैब के चेयरमैन ने कहा कि अगर मैं हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दूँ अरकान के तो हुकूमत गिर जाए। वहाँ हुकूमत गिर रही थी, यहाँ हुकूमत गिर रही। यार कब तक बैसाखियाँ देंगे आप? तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत रिसीविंग एंड पर है। जो आपने भी इतने इंट्रो में एक अच्छी बात कही कि जो कुछ हुआ डी चौक पर, जो मारपीट हुई, बहुत बेहुदा मारपीट हुई। मैं लाइव देख रहा था उसको, और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ इमरान खान की बहनों को इसी तरह पीटा गया था लाहौर में मुशर्रफ के ज़माने में। तो मीडिया ने एक हंगामा, हमारे सब न्यूज़ रूम ने एक हंगामा बलवा कर दिया था। इस वाक़े में ऐसा नहीं हुआ। इस वाक़े में न्यूज़ रूम ज़रा से दबे दबे मुझे नज़र आए। तो लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद असद उमर ने और कैसर साहब ने, स्पीकर ने, इस पर अफसोस जाहिर किया। बड़ी कहा कि भाई बड़ी बड़ी बुरी बात है। लेकिन दर्जा चहारों की जो लीडरशिप है, जिन्हें आप कहते हैं मामले खुसूसी, वो लगे हुए हैं कि हमारे कारकुनों ने बिल्कुल सही किया। तो जब आप कारकुनों ने सही किया तो फिर आगे आने वाले वक्त का भी इंतज़ार कीजिएगा। राइटली सेट साहब, आपने तफसील से अपनी राय दे दी। मैं ज़रा चौधरी साहब की जानिब बढ़ूंगा। चौधरी साहब, आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम 10 मारेंगे, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मरियम साहिबा ये बड़ा वाज़े तौर पर कह रही हैं। अब तक तो गाली गलोच की सियासत को हम जितना क्रिटिसाइज़ करते थे, कंडेम करते थे, अब ये गाली गलोच से बात बढ़कर मारामारी तक आ गई है, और 2 थप्पड़ और 10 थप्पड़ और बदला लेने पे ये बात आ गई है। किसका कसूर है, किसका नहीं, ये तो एक अलहदा बात है, लेकिन ये किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की सियासत? सर, पाकिस्तान की सियासत से तहम्मुल, बर्दाश्त ये ख़त्म हो चुकी है। यहाँ दूसरे का नुक्ता नज़र सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, न मैं न आप। इसका मतलब ये नहीं कि अजीम और अरसलान, ना हुकूमत ना अपोजिशन। यहाँ अपनी बात कहने की आदत पड़ गई है। यहाँ दूसरे को सुनना और उस पर तवज्जो देना, भले वो कितने काम की बात कर रहा हो, कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। जमहूरियत नाम है रवादारी का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का, दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनने का। और अपोजिशन का काम तो तनकीद करना होता है। हुकूमत को हमेशा बड़े दिल के साथ, वसीउल कल्बी के साथ ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी होती है। हुकूमत पर तनकीद पार्लियामेंट के अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। और अगर ये ना हो तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन जो है वो एक फ्रेंडली अपोजिशन है, और फ्रेंडली अपोजिशन को कोई पसंद नहीं करता। अपोजिशन खुद भी अपने फ्रेंडली एटीट्यूड को पसंद नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन का यही काम है कि वो हुकूमत पर तनकीद करे, हुकूमत के कामों पर जिस हद तक वो एहतजाज कर सकती है उस हद तक एहतजाज करे, वो पुरअमन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का आइन आज़ादी राय का इजहार जो है उसकी इजाज़त देता है। कहीं आप उस पर कदम नहीं लगा सकते, चाहे जाए कि आप अरकान पार्लियामेंट पे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे, मिनिस्टर्स पे और ख़ातून पे आप हाथ उठाएं, तशद्दुद करें, गाली निकालें, बदतमीज़ी करें, और मैं उसको प्रमोट करने के लिए झूठ बोलूं चूँकि मैंने सरकार की नौकरी ले रखी हुई है। ये नहायत गैर जमहूरी रवैया है। पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं 2 थप्पड़ मारेंगे तो 10 मारेंगे, मैं तो जिस दीन का मानने वाला हूँ वो दीन ये कहता है कि बदला ले लो, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। माफ़ कर दो तो एक अलग बात है। माफ़ी की भी एक हद होती है। जब आप हद से तजावज़ कर जाएंगे तो फिर बदला लेना लाजिम हो जाएगा, और बदला न लिया जाए तो हम लोग तो तकरीबन नीम कबायली सोसाइटी में रह रहे हैं। यहाँ बदला ना लेना कमज़ोरी समझा जाता है, और कमज़ोर आदमी कुछ कर नहीं सकता। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनमें एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने वदियत की हुई होती है वो उनकी बहादुरी होती है।
और अगर पाकिस्तान का पॉलिटिशियन या पाकिस्तान के वो लोग जो इलेक्ट होकर आते हैं वो बुज़दिल हों तो लोग उनको इलेक्ट भी ना करें। तनकीद की जा रही है शाहिद खाकान पे, मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ, ये दुरुस्त बात है, वो पहाड़ों के रहने वाले हैं, मुशक्ती लोग हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि शाहिद खाकान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शख्स है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। अगर आज मेरी इज्जत नहीं होगी तो कल मैं किसकी इज्जत करूँगा? हमें अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए, हमें अपने सियासी कारकुनों की तरबियत करनी चाहिए, उसका फुकदान है, और उस फुकदान को अगर हमने ख़त्म न किया तो पाकिस्तान में अनारकी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। राइटली सेड चॉइस। अब मैं नाजी साहब की जानिब बढ़ूँगा। नाजी साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है, और बज़ाहिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि क्या, मुझे अगर मैं ये कहूँ कि जो एक मोमेंटम जिस पर मुख्तलिफ राय आती रही, पीडीएम गेन करना चाह रही थी जलसे जुलूसों की शक्ल में, लेकिन कोई चीज़ उन्हें उस तरह से अचीव हो नहीं पा रही थी, अब एक ऐसी कामयाबी है जो उन्हें मिली है जिस पर वो कह रहे हैं ये जमहूरी कुव्वतों की फतह है। आप समझते हैं आपके वो एक मोमेंटम उनको मिल गया है, और अब वो लॉन्ग मार्च पर भी बातें, उसका तरीक़ाकार क्या होना है, अब ज़्यादा चार्ज होकर मुश्तरका अपोजिशन जब वार करेगी तो ये हुकूमत के लिए सहना बड़ा मुश्किल होगा? नाजी साहब। जी अरसलान, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि हमें याद है कि यही अपोजिशन और यही नवाज शरीफ और यही मरीम नवाज, वो दौर आपको याद है, ताने दिए जाते थे कि ट्विटर नहीं करते, और वाकई बिल्कुल खामोश थी अपोजिशन, और इनको बहुत फ्री हैंड मिला था। मैं रोहेल असगर मिसाल के तौर पे, उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल है जिसमें वो हंगामा वाले दिन वहां गए। मैं रोहेल असगर के बारे में आपको बताऊं कि ये उन लोगों में से हैं जो सिर्फ मफाहमत की बात करते हैं, फसाद दंगे से दूर भागते हैं, और ये खुद भी यानी अपनी पार्टी के अंदर भी ये कहते हैं कि हमें नर्म रहकर चलना है, हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हमें तलखी नहीं लानी। अब रोहेल असगर जैसा आदमी जो तबलीग करता रहा है 2 साल और कह रहा है कि हम कोई इस तरह के इनकलाबी नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हमें इंतजार करना चाहिए, उस जैसा आदमी मजबूर हो गया कि वो, आपने फिर जबान सुन ली कि जो तो ये होता है। अच्छा, जिस दिन ये हुआ इस्लामाबाद में बदतमीजी, उसी शाम एक और भी किसी शो में मैंने गुजारिश की थी कि इस यानी ये जो अब जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में जो लीडर हैं वो मरियम नवाज हैं, और मरियम नवाज को नवाज शरीफ से मिक्स ना करें। नवाज शरीफ की जो 90s के दौर में जो इंतकामी कार्रवाइयां बीबी और उनके दरमियान हुई, ये बड़ी मुश्किल से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तक बात पहुंची थी, बड़ी मारे खाने के बाद। वो पीटीआई ने आके जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब अंदर से जो मरियम नवाज यानी जब आएंगी तो ये मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये जवाब देंगी, और वही हुआ। उन्होंने सामने आके कहा है कि हम 10 लगाएंगे। अच्छा, अब ये है वो तलखी जो बढ़ रही है। रोहेल असगर की मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, तो इसका अच्छा, ये मैं अब आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं कि तंजीमी अमूर में यानी मुस्लिम लीग नून जो यानी उनके जो तंजीमी ओहदेदार हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अपने इलाके में पीटीआई के सपोर्टर्स और उनके वर्कर्स की लिस्टें बना रखी हैं और मार्क की हुई हैं कि जब हमारा वक्त आएगा तो हमने किस किस से हिसाब लेना है और कैसे हिसाब लेना है। यानी ये ऑलरेडी होमवर्क उनका शुरू है जी। तो ये जब यानी नफरत के जिस साइकिल में इन्होंने शुरू किया ना पीटीआई ने, खत्म ये नहीं करेंगे। अब ये बात से बात स्टेप आगे जाएगी। हम फिर बदनसीबी से उसी 90 की दहाई की मार धाड़ में, अच्छा पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तो मामला और था, दोनों का माजी और मुस्तकबिल था। पीटीआई का माजी खैर आप क्या, मुस्तकबिल तो खुद उनको वजीरों को यकीन नहीं है, तो होना यह है कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो तो गायब हो जाएगी। नीचे वाला जो कारकुन है जो वाकई इनके साथ मुखलिस है और इनकी यानी इनकी नफरत की जो दहकाई हुई आग है उसमें वो जेन्युइनली फ्रस्ट्रेट होकर गालियां निकाल रहा है या हमले कर रहा है, उसकी शामत आनी है। अच्छा, अब इस सारे खेल में मुझे आप ये बता दें कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, स्टेबिलिटी का जिक्र कहां है, पंजाब में वज़ारत आला तब्दील हो ना हो, अस्पताल और स्कूल और लॉ एंड ऑर्डर ये कहां है? ये तो हमारे जो मसाइल हैं अरसलान वो जेरे बहस सिरे से है ही नहीं। अच्छा, ये जो गुस्सा आप सियासी वर्कर्स में देख रहे हैं, पार्टीज में देख रहे हैं, ये गुस्सा अगर ट्रांसलेट नीचे होके लोगों में आ गया तो बताइए फिर कौन सी यानी हम क्या, कौन सी इकोनॉमी और कौन सा फ्यूचर। तो बदनसीबी की बात यह है कि ये नफरत की आग जो भड़क चुकी है दूर दूर तक, मुझे इसका अब वाहिद हल यानी अब हम तो यही कह सकते हैं कि फ्रेश इलेक्शन है वो करवा दीजिए, उसकी सूरत अभी इस वक्त नजर नहीं आ रही। हम अबतरी की तरफ जा रहे हैं, अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं। और साथ में गुजारिश ये भी कर दूं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी इंडिया के साथ भी चल रही है, अफगानिस्तान में भी हम एंगेज हैं, अमेरिका में।
आप मुझे बताएं कि एक इंटरनली इतने यानी फसाद के साथ आप क्या डील लेंगे, यानी अमेरिका से क्या डील लेंगे, अफगानिस्तान में आप क्या डील लेंगे, फाटफ से आप क्या डील लेंगे, अपने लिए क्या बेहतरी आप कहां से पैदा करेंगे, इंडिया से आप क्या डील लेंगे? अब तो दुनिया आपको जो जो भी कहते रहेगी आप मानते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी पोजीशन ही नहीं है कि हम निगोशिएट कर सकें, स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो निगोशिएट हमने क्या करना? तो ये है वो पावर पॉलिटिक्स जिसने यूं कहिए कि हमें यरगमाल बना के रखा हुआ है, और जो असल मसाइल हैं वो ज़ेरे बहस ही नहीं। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नासिर बेग साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त पीडीएम में बहुत सारी जमातें हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पे है, अब तक जो जो नुक्ते पीपल्स पार्टी के रहे पीडीएम उन पर मानती रही। अब गिलानी साहब मुश्तरका उम्मीदवार बने, वो जीत गए, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार पीडीएम के मुश्तरका तौर पर वो होंगे। फिर बिलावल साहब ने पंजाब में भी बैठक जमा ली है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ड्राइव कर रही है इस सारे मामले को। इत्तफाक करेंगे आप इस बात से? हाँ, उसकी मेरे ख्याल वजह बुनियादी ये है कि जरदारी साहब खुद जो हैं वो हर अहम नशिस्त में होते हैं। नवाज शरीफ साहब होते हैं अहम नशिस्त पर, आज भी हैं, और मौलाना साहब होते हैं। तो जो यंग जनरेशन है, जिसको आप यंग कहते हैं, बिलावल भी माशाल्लाह +30+ हो गए, मरियम भी माशाल्लाह +40 हैं, तो ये इतने यंग तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हौसला है और जज्बा है। बाकी सब यंग हैं पीटीआई वाले, चाहे वो इमरान खान हो, कुछ भी हो। तो वो जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनको ये काबू करने की कोशिश करते हैं जो सीनियर्स होते हैं। आज भी जो पहला एजेंडा था उस पर अख्तलाफ था, लेकिन बात प्रिवेल कर गई और गिलानी साहब मुत्तफ़क़ा तौर पर उम्मीदवार मुंतखब हो गए, और उन्होंने ये कहा कि मैं 242 वोट से जीत कर आया था प्राइम मिनिस्टर का उहदा, और अपने इमरान खान साहब 4 वोट से जीत कर आए। तो ये बड़ा मानी-खेज़ बयान है उनका, और शायद वो इशारा कर रहे हैं कि ये अक़लियत की हुकूमत है। अब ये अक़लियती हुकूमत अगर है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल इसकी तो इंक्वायरी ख़ास तौर से होनी चाहिए कि जिस इजलास में सिर्फ MNA अलाउ थे, नॉट सेनेटर्स, जिस इजलास में सिर्फ MNA और स्टाफ अलाउ था कमीशन का या कौमी असम्बली का, वहाँ पर 5 स्ट्रेंजर कैसे बैठे हुए थे, 5 अजनबी कैसे बैठे हुए थे, जिनमें ये शहजादे थे, ये आवान थे, ये रज़ाक दाऊद थे, क्या और क्या इनको भी गिना गया? एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि अगर ये बैठे थे ये, तो जब डिवीज़न हो रहा था तो बैठे हुए नहीं थे, तो वहाँ ये भी वहाँ गए, इसका मतलब ये है। तो ये बड़ा टिपिकल और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला बन गया है। अनेक ने बात की सूरत हाल की कि हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं, हालात बेतहाशा बुरे हैं। आज जो सिंध असम्बली में हुआ वो आपके सामने है, और वो ड्यू टू शेयर फ्रस्ट्रेशन हुआ है। पीटीआई मुकम्मल फ्रस्ट्रेशन में है। पीटीआई के अंदर इतनी टूट फूट हो चुकी है सिंध के अंदर, खैर पंजाब में भी बहुत हुई है, कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पीटीआई के अंदर अपने 3 ग्रुप हैं, फिरदौस शेख नकवी का, हलीम आदिल शेख साहब का, और तीसरा ग्रुप एक और है। वो भी 3 ग्रुप हैं, और तीनों में आपस में धींगा मुश्ती हो रही है। ये 3 लोग जो टूट के गए थे, इनका कहना ही था कि हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कराची के लोगों ने ख़ास तौर से इसलिए वोट दिया था पीटीआई को कि वो यहाँ के मसले हल कराएंगे, लेकिन वो तो पलटे ही नहीं, वो तो अपने लोगों में वापस ही नहीं आए, उन्होंने शक्ल दोबारा नहीं दिखाई। वो कोई बहरी मिनिस्टर बन गया, कोई किसी का मिनिस्टर बन गया, कोई कॉमर्स का और ट्रेड का मिनिस्टर बन गया। अब एक जो काम होने वाला है वो ज़्यादा जो गुस्सा है इनको, उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है, मेरी अपने अकल में, वाडवा साहब कौमी असम्बली से गए, वो सेनेट से भी चले जाएंगे, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का ये फैसला कि उन्होंने झूठा बयान दाखिल किया है और उन्होंने कमीशन को रेफ़र कर दिया है कि इस पर फैसला करें, तो ख़त्म खेल। सादिक कबीर नहीं रहे, सादिक कबीर नहीं रहने का मतलब ये है कि आप सेनेट से भी गए तो सेनेट की वो सीट मिल जाएगी पीपल्स पार्टी को,
और कौमी असम्बली की सीट ले जाएगी मुस्लिम लीग नून, जहां शहबाज शरीफ वाडवा से 718 वोट से हारे थे और दोबारा काउंटिंग ठीक से नहीं हो पाई थी वहाँ पर। अगर दोबारा काउंटिंग हो जाती तो वाडवा हार जाते। एनीवे, अब जो होगा तो वो पीडीएम का उम्मीदवार होगा। तो एक फ्रस्ट्रेशन ये है, एमपीएम उसको हवा दे रही है, जाहिर है उसको देना चाहिए हवा, और वो जाके आज बैठ गए अपोजिशन के बेंचों पर। तो हालात तो गड़बड़ हैं और हालात तो ऐसे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में फूट हो रही है, लेकिन इस फूट में पीडीएम की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने आप को मजबूत कर रही हैं। वो अपना आप को, देखिए, जब भी कोई पार्टी स्ट्रगल में जाती है वो अपने आप को मजबूत करती है। ये तारीख का सबक है, तारीख ने बताया है हमें। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को बहुत गौर करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के साथ क्या सलूक कर रही है। पार्लियामेंट में उसको बैठना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, सेनेट, कौमी असम्बली, राइटली सेड बेग साहब, बात करनी चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए। बिल्कुल। चौधरी साहब, ये जो मामला चल रहा है, 2 MNAs का मरियम साहिबा ने नाम लिया, फिर उनको कहाँ रखा गया ये भी बता दिया। वो 2 MNAs का नाम क्या है ये नहीं बताया, MNAs बताया कि कौन से हैं। एतमाद के वोट के लिए उससे पहले बातें कि जिस तरह से यहाँ तक बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस की जिस तरह से सर्विलेंस होती रही, निगरानी की जाती रही, ड्रोन कैमराज एंड व्हाट नॉट, ही छंगा मांगा की सियासत तो हमने सुनी थी। या मॉडर्न किस्म की दूसरी सियासत है जो अब हम 2021 में देख रहे हैं? देखिए, ये जिस जगह का जिक्र किया गया है इसके बारे में पहले भी कुछ साल भर, 1.5 साल भर पहले इसका जिक्र तो आया था। मुझे नहीं पता, मेरे वो करीब है जगह, लेकिन मेरी नज़र से नहीं कभी गुजरी, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ उस तरफ जाने का। मैं नहीं कह सकता कि वो कौन लोग थे, वो वहाँ गए भी या नहीं गए, लेकिन बात कह देना तो बहुत आसान होता है। बात को लेकर चलना, उसको साबित करना, ये बहुत मुश्किल होता है। मेरी इत्तला के मुताबिक वाडा साहब को इलेक्शन कमीशन से एक ना तो हो गई है और अब वो शायद सिंध हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। मैं तवक्को करता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट से इंसाफ होगा और वो लोग जो पाकिस्तान में गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा एफिडेविट देते हैं, फ्रॉड के ज़रिए इंतखाब को जीत कर आते हैं, उनका रास्ता बंद होना चाहिए और ये एक मिसाल होगी। मैं इत्तफाक करता हूँ चगताई साहब की इस बात से कि मुमकिन है कि हुकूमत सेनेट का इलेक्शन जीत जाए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, लेकिन शायद उसको बरकरार नहीं रख सकेगी। चेयरमैन सेनेट अगर हुकूमत का जीत गया तो कुछ अर्सा रहेगा और चीज़ें पलट जाएंगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जिन बात इन्होंने निशानदेही की, स्ट्रेंजर्स इन द हाउस, कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स होते हैं वो हाउस में जा सकते हैं लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता उनका वोट गिना गया कि नहीं गिना गया, लेकिन उनका वोट कास्ट नहीं हो सकता, वो प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें वैसे नहीं जाना चाहिए था इखलाकी और असूली तौर पर, इसलिए कि वहाँ तो था ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ने देना था। एक गुजारिश आपसे और करूँ, अनीक ने बात की थी रहेल अस्कर की। मैं और रहेल अस्कर इकट्ठे हम कॉरपोरेशन के मेंबर रहे लाहौर में 83 में। इनके वालिद भी कत्ल हुए थे, इनके भाई भी कत्ल हुए थे और इस सुलझू आदमी ने अपने 2 बहुत करीबी लोगों के वालिद और भाई, उनके कातलों के साथ भी मसालियत कर ली और मफाहमत कर ली और इलाके में अमन व अमान कायम किया। वो नरम खू आदमी है, लेकिन अगर उसको आप मजबूर कर देंगे तो फिर वो यही ज़बान इस्तेमाल करेगा और यही तरीका इख्तियार करेगा जो कोई भी लाहौरिया कर सकता है। और शायद जिस शख्स ने उनको तंग किया उसको अंदाज़ा नहीं था कि रद्द-ए-अमल कैसे आएगा, और पॉलिटिकल रद्द-ए-अमल आना तो अभी बाकी है। जिस दिन कौमी असम्बली के इजलास में या सेनेट के इजलास में ये बात चलेगी तो पॉलिटिकल रद्द-ए-अमल तो वहाँ आएगा। जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है और जिसकी निशानदेही मुख्तलिफ ज़रियों से की जा रही है, उससे मुझे खौफ आता है। पाकिस्तान सियासी तौर पर इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो हमारी इकनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हम बाहर के मुल्कों से कर्ज लेने के लिए अपनी बिल्डिंगें, अपनी सड़कें अब प्लच कराने पे मजबूर हो चुके हुए हैं, लेकिन ना हम कर्ज से बाज आ रहे हैं और ना हम सूरत हाल को ठीक करने की कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो बारावर हो सके। बिल्कुल सही।
नाजी साहब, दो चीज़ें हैं जिन पर मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी राय दे दें। सबसे पहले एक तो ये कि जो जिस तरह जिस शाम सेनेट के इलेक्शन में गिलानी साहब जीते हैं, उसके बाद जो हमने देखा 11 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको लीड शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे। फिर एतमाद का वोट की बात आती है, ऐलान हो जाता है, एतमाद का वोट लेते हैं इमरान खान साहब, फिर स्पीच करते हैं। जो मैं राय लेना चाह रहा हूँ आपसे, जो चाह रहा हूँ जिस चीज़ पर रोशनी डालें, एक तो उस तकरीर को आप कैसे देखते हैं, पहले मुझे ये बता दें, देन आई विल कम टू माय सेकंड क्वेश्चन। जी नाजी साहब। देखिए अरसलान, आपने कभी बरतानिया के किसी यानी बहुत यहाँ पे एक जिसको क्लाउन प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, जहां मैं बैठा हूँ बरतानिया में इस वक्त भी, जो करंट है बोरिस जॉनसन, ये उन्होंने उनकी किसी तकरीर में भी आपने कभी सुना है कि वो कह रहे हो कि हजरत ईसा ने को तून पे खड़े होकर जो खुतबा दिया था उसमें उनकी तालीमात क्या थी, या बाइबल क्या कहती है, या उन्होंने आपको कभी, यानी ये मतलब कहने का ये है कि ये जो उन्होंने हमें खान साहब इस्लामी तारीख पढ़ाते हैं, समाजी तारीख पढ़ाते हैं, अखलाकियात पढ़ाते हैं, नजरियात पढ़ाते हैं, ये सारी वेग बातें हैं, ये फलसफे का सब्जेक्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस का यानी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में होने वाली बहसें हैं, या तारीख की या मजहब की। प्राइम मिनिस्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, मुल्क का मालिक होता है, वो आइन की, रूल्स की बात करता है ठोस हकायक के साथ। जो कुछ उसने डिलीवर किया नहीं कर पाया तो वो तो उनकी हर तकरीर बड़ी वेग होती है, ये भी वेग ही थी उनके पास बताने के लिए, चूंकि ठोस बात है ही कुछ नहीं, लिहाजा वो हमें आपने वो सुना होगा, मैं जब भी भूख की शिद्दत का करता हूं तुम अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। असल में बात यह है, नासिर बेग जुफ्ताई साहब बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, चौधरी अजीम साहब बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो, अगर हम ये 2018 के इंतखाबात को तस्लीम भी करें तो इस वक्त जो हुक्मरान जमात और उनकी जो तमाम इत्तेहादी जमातें, यानी उनके वोट अगर आप डालें, एमक्यूएम के नहीं, क्योंकि एमक्यूएम तो खिलाफ लड़ी थी इलेक्शन, बाद में शामिल हुई, और तो उस और यानी तहरीक लबैक के 22 लाख वोट भी अगर आप अलहदा निकाल लें, तब भी इस वक्त जो यानी हिज़्ब इख्तिलाफ पीडीएम की हैं, इनके वोट तकरीबन 37 लाख ज्यादा वोट पड़े हुए हैं इनको 2018 में। और ये जो हुक्मरान जमात, ये बाकी सब कहना या इन तमाम लोगों को डिसमिस कर देना, इसका फिर नतीजा निकलेगा ना, इसका रद्द-ए-अमल आएगा। जी मैं खुद इनसे जानना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि आपने इसराइल को तस्लीम करना है नहीं करना, आगे चीन और अमेरिका की लड़ाई में हम कहां खड़े हैं, अच्छा हम क्या दे चुके हैं, और क्या उसके बावजूद भी इंडिया हमें को कंसेशन देने के लिए तैयार है या नहीं है, वो हमें तो फैलिया बना, हमारी बार्गेनिंग पोजीशन क्या है। अगर हम आपस में लड़ के हमारा ये हाल है, बाहर की दुनिया में हमें सीरियस कोई क्यों लेगा। मेरी गुजारिश ये है कि यानी इसमें हम अब जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं वो देखिए क्या है, हमने इसराइल को तस्लीम करना है नहीं करना, चीन और अमेरिका की आइंदा जो कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में जहां जहां डेवलप हो रहे हैं उसमें हम कहां खड़े हैं। अच्छा, कश्मीर इंडिया को देने के बावजूद क्या इंडिया हमें को मजीद, यानी हमें किस कैपेसिटी में वो हमें बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये क्या गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, हम अफगानिस्तान के साथ हमारा मतलब, हम जो भी आप खोलते चले जाए एक एक करके रीजन्स को और इदारों को, तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इंस्टेबिलिटी की वजह से इंतहाई वीक है। अच्छा नाजी साहब, आपने एक मामले पर राय दे दी, मैं एक और चीज़ है जो दूसरा मेरा सवाल था, मैं उस पर आ जाता हूँ, उस पर राय लेके मैं फिर ब्रेक पे जाऊँगा। कल से खबर चल रही है, आज के अखबारात में भी है, तमाम तर बुलेटिन में भी है, आपने भी देखी होगी, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ कमर कस ली है, उसके खात्मे के लिए कमर कस ली है। इस पर सर जरा तबसरा फरमा दें। देखिए, ये तो फिर अगेन वही, इस पे आदमी मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है या रो सकता है। बेग साहब को तो मैं हंसता हुआ देख रहा हूँ, वो तो हंस रहे हैं, आप भी हंस के आगे चलेंगे या कुछ राय देना चाहेंगे ताकि मैं फिर ब्रेक की जानिब बढ़ूँ। खुदा करे कि मुस्कुराते हंसते हम इस काबिल रह जाएं कि हंसते अपने दर्द पे हम मुस्कुराते ही रहें, तो अल्लाह करे, क्योंकि जिस दिन हम अपने दर्द पे रो पड़े और बाहर चलाए फिर कुछ बचेगा नहीं। राइटली सेड। मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, बेग साहब आता हूँ आपकी जाने ब्रेक से। अब जो लास्ट सेगमेंट है इसमें हम ज़रा पंजाब का रुख करेंगे, वहाँ की बात करेंगे। बुज़दार साहब किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, पहले तो किस तरह वो वज़ीर आला बने, मतलब कहीं उनका नाम नहीं था, इतने बड़े सूबे की वज़ारत आला का मनसब मिल जाना, फिर इतना अरसा चल जाना, और बार बार ये कोई पहला मौका नहीं है कि उनकी तब्दीली के हवाले से कोई चहमगोइयाँ हो रही हैं या कोई ख्यालात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, फिर हो रही हैं। अब आया वो, अब तब्दील होंगे नहीं होंगे, कौन आएगा, ये मैं चाहूँगा इस पर ज़रा हम ब्रेक के बाद बात करें, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। बेग साहब ज़रा पंजाब की बात करते हैं। वैसे तो जो सिंध में आज हुआ उसका आप तज़किरा पहले कर चुके हैं, वो हमने भी मनाजिर देखे और जो कुछ हो रहा है जो पिछले हफ्ते भी हुआ। अब पंजाब में तब्दीली का कोई इम्कान है या नहीं है, या ये लक है बुज़दार साहब की कि वो सर्वाइव अब तक करते आए हैं और आगे भी कर जाएंगे, बातें करने वाले करते रहेंगे बातें? देखिए, मुझे ज़्यादा इसका इल्म यूँ नहीं है कि आपके पैनल में दो अफराद हैं, दो दोस्त हैं, अजीम चौधरी साहब और हनीफ साहब, ये मास्टर हैं पंजाब की पॉलिटिक्स के और रग रग से वाक़े में। लेकिन मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि मुझे अभी फ़िलहाल कोई ऐन तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप मेरे मतलब समझ रहे हो, अजीम चौधरी साहब भी ऐन का नाम भी ऐन से ही शुरू होता है, लेकिन ये उम्मीदवार नहीं बन सकते। तो क्यों तब्दील करेंगे प्राइम मिनिस्टर जब अब तक तब्दील नहीं कर सके? अब तक लड़ते रहे, अड़ते रहे, उस पर अड़ गए कि नहीं ये बंदा यही रहेगा, और बहुत बुरे बुरे दौर से गुजरे वो, और ऐसे दौर से गुजरे जहाँ बहुत नाजुक सूरत हाल थी, तब्दील नहीं किया उन्होंने। तो यकीनन कोई असर है ना ऐसा बुज़दार साहब का। और बुज़दार साहब कल रात तो जब खबर चल रही थी तो तौसा में घूम रहे थे, मुल्तान में घूम रहे थे, वहाँ लोगों को सस्पेंड कर रहे थे, तू भी सस्पेंड। वजह क्या थी कुछ पता नहीं था, क्या सूरत हाल थी। तो नहीं सर, वो जो उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया है, वो उनका मानना यह है कि वो लोग उस तरह काम नहीं, वहाँ पर उन पर बरहम थे, वो शदीद बरहमी का इजहार, वो तो खत्म हो गया। देखिए वो सब गिदड़ सिंगी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुझे पता है, आपको पता है, ना बिल्डिंग बनी है सेक्रेटेरिएट की, ना भावलपुर में बनी, ना मुल्तान में बनी, और उसको जो एडिशनल सेक्रेटरीज वहाँ रखे गए थे वो भी उनके पास भी कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर्स नहीं थे, उन पर ही गर्म हो गया वो कि आपने काम क्यों नहीं किया। उसमें से एक ने कह दिया हाँ पावर ही नहीं है पास, उसको सस्पेंड कर दिया। तो मसला ये नहीं है, मसला ये उस्मान बुज़दार हैं, उनको अगर प्राइम मिनिस्टर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हटाना नहीं चाह रहे, और ताकत शायद पहले कह चुकी हैं कि हटा दो, लेकिन एक लाडला उन्होंने रखा हुआ है संभाल के। और वजह यह है कि वो खुद पंजाब चला रहे हैं, हर हफ्ते पंजाब में आते हैं, हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, हर हफ्ते ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं, MPS को बताते हैं, और फिर जब ताज़ा गुस्सा आता है तो बुज़दार को इस्लामाबाद बुला लेते हैं। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि अभी तो मुझे लगता नहीं कि बुज़दार जा रहा है। बुज़दार नहीं जा रहे जी, बुज़दार साहब जा रहे हैं या नहीं ये आज से नहीं, जब से वो आए थे तो उनके जाने की खबरें शुरू हो गई थी, अब तक चल रही हैं। मैं चौधरी साहब क्या खबरें हैं सर? और मैं बड़ी सिग्निफिकेंट है जो पोजीशन काफ लीग की है, काफ लीग को सीट भी दी है, कामिल अली आगा साहब पहले भी सेनेटर रह चुके हैं दोबारा। अब कैसे देखते हैं इस वक्त जो मुलाकात बिलखुसूस बिलावल साहब की हुई होगी? हमें तो वो एक ही खबर सामने आई, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ रहेंगे, सेनेट के इलेक्शन में हिमायत मांगी बिलावल साहब। जी बेग साहब आप बात। मुनीस चौधरी का बयान आ गया है कि ना बिलावल ने हमसे गिलानी की, हिमायत की बात की, और ना हमने हिमायत दी, तो ये खबर ही पूरी गलत है। ठीक, लेकिन सर वो जो बातें हुई होंगी उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो पीपल्स पार्टी ने डिस्कस की होंगी, इस पे चॉइस जरा आ जाते हैं। मैं अर्ज करूं? जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर। ये अरसलान जी सर प्लीज आप ही से पूछ रहा हूं चौधरी साहब। मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त अगले 2-3 महीने तक, 4 महीने कह लें, 6 महीने कह लें, 6 महीने बहुत ज़्यादा, चौधरी साहबान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके नज़दीक नहीं होना चाहिए। वो एक फेडरल मिनिस्टर अपना और बनवा लेंगे। रफड़ा तो ये था कि मुनस होगा कि नहीं होगा, मुमकिन है मुनस ही हो जाए, मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए। इस बात का भी इम्कान है कि GDA या कोई और चीज़ मांग लेगी, उसको भी मिल जाएगी, MQM को भी जो वो मांगेंगे वो मिल जाएगी। अब बाप के जो लोग आ रहे हैं वो क्या लेंगे? क्या कादर को वजारत दे दी जाएगी इसलिए कि कादर को टिकट दे के वापस ली गई थी? पंजाब में तब्दीली जिस दिन आएगी पता भी नहीं चलेगा। ये इतना बारीक काम होता है कि ये फैसला कर लिया जाए कि ये तब्दीली लानी है। शाम ज़फ़रुल्लाह जमाली अफ्तारी में लोगों को ये कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। 1 महीना पहले से उनको कह दिया गया हुआ था कि आपको अब जाना है, आप अपना सामान समेट लीजिए। सामान समेटने का पैगाम मेरा ख्याल है दे दिया गया हुआ है, भेजना कब है ये फैसला भी नहीं हुआ, इसलिए कि ये मुश्किल जो है
वो पहले ज़रा फासले पे थी, अब करीब आ गई है। जब मेरे हिलने जुलने की जगह बनेगी तब मैं किसी तब्दीली की तरफ जाऊंगा, और मेरा ख्याल है इसमें भी अब देर नहीं लगेगी। प्रेशर बहुत माउंट होना शुरू हो चुका हुआ है, और इस प्रेशर में कुछ ना कुछ उनको ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्रेशर रिलीज़ हो सके। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जितना अर्सा भी अब इक़्तिदार में होंगे वो प्रेशर को सस्टेन कर सकेंगे। वो इसमें गलत फैसले करेंगे, और जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो जलती पे तेल डालेगी, और मामलात और ज़्यादा ख़राब होंगे। मामलात और ज़्यादा ख़राब होंगे। लेकिन ये सामान बंद करने का इशारा आप कह रहे हैं कि दे दिया गया, अब उसका वक्त का कोई पता नहीं है। मैं यही बात है सर। नाजी साहब, आपसे ज़्यादा बेहतर खबर किसके पास होगी इस वक्त? जो क्या मामलात क्या हैं? एक तो हम सोशल मीडिया पर लाहौर की मिसमैनेजमेंट जितनी बढ़ती जा रही है उसकी बातें सुन रहे हैं, फिर अभी बेग साहब ने भी जिक्र किया था वो कचरे के मामलात, बड़ा लाहौर बेहतर होता था सफाई के एतबार से। ये एक बड़ा इशू वहाँ पर बनता जा रहा है। ये क्या हो क्या रहा है लाहौर में, किस तरफ जा रहा है लाहौर, और जो खबरें कितनी सदाकत है इनमें? गुजारिश मैं आपसे करूं कि इस पूरी दुनिया में हुकूमतें जब आती हैं तो शुरू के जो 1.5-2 साल 2.5 साल है वो जो सख्त फैसले उन्होंने लेने होते हैं वो लेते हैं, और उसके बाद वो सख्त फैसले लेने के बाद जो उनके डिलीवर जो उन्होंने करना होता है वो 2-2.5 साल के बाद वो लोगों को रिलीफ देना शुरू कर देते हैं, ताकि इलेक्शन तक वो अपने कुछ मंसूबे लोगों के सामने रखे, रिलीफ लोगों के सामने रखे, और उसके बाद जाहिर है कि इलेक्शन में जाएं। हमारे यहाँ वो इन्होंने दौर सारा का सारा वक्त वो गुजार दिया। अब इस वक्त पंजाब में तब्दीली इस वक्त लाने का मतलब ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे, यानी मंजूर भट्टू एक बड़ी क्लासिक शख्सियत है, वो आप पढ़ लीजिए किताब, पता चल जाएगा पंजाब की सियासत। इस वक्त जो अगर ये हटाते हैं परवेज इलाही, देखें परवेज इलाही जब पहले वज़ीर आला थे उनको जनरल मुशर्रफ के साथ काम करे थे, और को आप जितनी इल्जाम उन पर लगा दें, लेकिन इमरान खान साहब की जो फरासत और शऊर है, मुशर्रफ बहरहाल उससे बहुत बेहतर थे। तो चौधरी परवेज इलाही ने उनके साथ कामयाबी से यानी वजारत आला चलाई थी पंजाब की। इस वक्त बिल फर्ज महाल अगर वो चले, हम फर्ज कर लें कि अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो आ भी जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी परवेज इलाही वज़ीर आला बन भी जाए तो कुछ नहीं बन पाएंगे। आधे से ज्यादा पीटीआई के अपने देखें, फवाद चौधरी कई दफा रिकॉर्ड पे आके उस्मान बुज़दार पे तनकीद कर चुके हैं। जी नाजी साहब, वो खुद और अच्छे उम्मीदवार, और पीटीआई के अपने अलीम खान बैठे हैं पंजाब में बेंचमार्क, तो वो इस सूरत में अब उस्मान बुज़दार को हटा के किसी और को लाना भी इनके लिए मुश्किल होगा। इस वक्त ये जिस जगह खड़े हो गए हैं खान साहब, अनफॉर्चुनेटली ये अब यानी यहाँ पे बेहतरी की या कोई आप स्टेबिलिटी नहीं ला सकते इतनी नफरत के साथ। अब ये गुस्से में आपने कहा, और इनका बस चले तो ये सफाई हस्ती जो ये नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तादाद इनसे ज्यादा है, लिहाजा फिर फ्रस्ट्रेशन का अंजाम अरसलान जो भी हो, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये सारी की सारी पावर पॉलिटिक्स है, इसमें लोग नहीं हैं, और ये स्टेज जिस पर ये सारे अदाकार, सियासी अदाकार खेल रहे हैं, तो में बारूद है। ठीक है नाजी साहब, जिस तरह से आपने फरमाया आप बरतानिया में बैठे हैं, तो आप ज़रा उस बरतानिया वाले एस्पेक्ट पर रोशनी डाल दें, क्योंकि एक और आम शख्सियत भी बरतानिया में बैठ के यहाँ पर ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, उनका क्या स्टेक है पंजाब? जी बिल्कुल, ज़्यादा रेलेवेंट हो गया जो बरतानिया में होने, जो शख्सियत बैठी हैं जिनका आपके जिसको वो तो इस वक्त अब यूं कहें कि वो तो बैठ के सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जहां तक आपको लीड करने का ताल्लुक है या अशराफिया से या मामला है, सरदारी साहब अंजाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ के दिए हुए मैंडेट के बाद वो राब्तों का यानी वो राब्ते हो रहे, आपने देखा कि रिलीफ मिल भी गया, अभी हमजा को आपने रिलीफ, शहबाज शरीफ को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, और ये जो मरियम नवाज के आपने वो अभी ये जो आपने देखा कि वो जो बात हुई बल्कि पीएमएलएन के टिकट चल रहे हैं, ये भी कुछ ने ये अजीब एक लतीफा है कि गुफ्तगू करने वाले लोग जो थे वो जरदारी साहब के नुमाइंदे थे, और वो जो नेगोशिएट हो रहा था वो पीएमएलएन का टिकट हो रहा था। राइट सर, पॉइंट आ गया। मैं जरा बेग साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उनका कमेंट ले लूं फिर। मैं सिर्फ अली की बात पर और अजीम भाई की बात पर एक बड़ा प्यारा शेर है वो आपके सामने पेश करूं कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। वाह सर, क्या बात है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं
तीनों मौजूद मेहमानों का। एक और बहुत आम मामला है जी, जो 6 मार्च की ये बात है, ओवर द वीकेंड एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसको यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। हम बात भारत के हवाले से करते रहते हैं। एक यूरोप बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का एक ग्रुप है जिसने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है, एक एहतजाज किया है, और वो एहतजाज यूनाइटेड नेशन ऑफिस जनेवा के सामने किया गया, जिस एहतजाज में कुछ मुतालबात थे जो रखे गए। सबसे पहले हाल ही में जो हमने देखा किसानों को लेकर जो मामला भारत में पेश आया, जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक पर गोलियां मारी गई और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट वहाँ पर उतारा गया। एक तो उसकी जुडिशल इंक्वायरी को प्रोब इन करने की बात, ये मुतालबा था इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का जो यूरोप बेस्ड हैं कि इसको प्रोब इन किया जाए, इस पर बात की जाए। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिनमें सिख कम्यूनिटी है, मुसलमान हैं, जो फाशिस्ट चेहरा है भारत का और जिस तरह से मोदी सरकार वहाँ पर मामलात को चला रही है, उन तमाम के हवाले से मुतालबात किए गए कि इन तमाम तर चीज़ों को बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी इन तमाम तर मामलात को प्रोब इन करे, अपना असर रसूख को इस्तेमाल करे और यकीनी बनाए कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ महफूज रहें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में बहुत सारी अलहदगी की तहरीकें हैं इस वक्त जो चल रही हैं। नागालैंड का एक बड़ा अहम मसला है जहाँ पर फ्री नागालैंड के स्लोगन्स या नारे बुलंद किए जाते हैं कि नागालैंड को आज़ाद किया जाए। वहाँ पर भी ज़बरदस्ती और जिस तरीके से भारत सरकार वहाँ पर मामलात को चला रही है, जो वहाँ पर कम्युनिटी है उसके जो राइट्स हैं उनकी बात है, फिर कश्मीर के हवाले से बात है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो अब कोई पाकिस्तानी नहीं जिन पर आवाज़ उठा रहा, भारतीय नहीं इन पर आवाज़ उठा रहे, बल्कि अब यूरोप और आलमी दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो इन अहम मामलात पर बात कर रही हैं, इन मामलात को उठा रही हैं, भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखा रही हैं कि किस तरह से भारत ये तमाम तर मामलात कर रहा है, और फिर ज़मीर जगा रही है कि आलमी बरादरी किस तरह से खामोश है, आलमी इदारे किस तरह से खामोश हैं और इन तमाम तर चीज़ों पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये एक अब मामला चल निकला है, ये 3 रोज़ा एहतजाज है जो आज तक जारी है। ये सिलसिला अब थमेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा, मज़ीद आवाज़ें बुलंद होंगी और जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनका वक्त ख़त्म होगा और इंसाफ का बोल बाला होगा। और यकीनन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड होता हुआ हमें भारत नज़र आएगा। तो इट्स टाइम फॉर देम टू थिंक एंड रियलाइज़ कि उन्होंने इन मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।